यस, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। अपना जो ग्रामर का एक 12th क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था बच्चों, और वो टॉपिक था अपना अलंकार। कौन सा था? अलंकार। देखिए, अलंकार को काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। अलंकार के दो भेदों के बारे में हमने अध्ययन किया, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आज हम एक अलंकार पढ़ रहे हैं, अर्थ अलंकार के अंदर 7 नंबर पे आप डालोगे उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार कौन सा डालोगे? उदाहरण अलंकार। देखो, जैसा कि आप काफ़ी कुछ तो उसके नाम से ही अपन को समझ में आ जाता है कि ये उदाहरण अलंकार क्या कहता है। देखिए ध्यान से, उदाहरण अलंकार क्या कहता है कि जब एक बात कहकर, ध्यान देना बच्चों, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, तथा इस बात को ज्यों, याद रखना ये शब्द है, इस बात को ज्यों जिमी जैसे किसी उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार होता है। देखो क्या कह रहा है उदाहरण अलंकार की परिभाषा, ध्यान देना कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए। मान लो एक कोई बात कही है, उस बात का उदाहरण के रूप में दूसरी बात उसके ऊपर कही जाए, और उस शब्दों को कुछ वाचक शब्द आते हैं जोड़ने के लिए। आप ध्यान देना, एक शब्द आया है ज्यों, एक आया है जिमी, और एक आया है जैसे। इन वाचक, ये उपमावाचक है, मतलब इन दोनों को, उदाहरणों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो कोई बात यदि एक सेंटेंस का हुआ है ऊपर, उस सेंटेंस को लागू करने के लिए वैसा का वैसा यदि दोबारा कोई उदाहरण दिया जा रहा है, एक उदाहरण पहले दे दिया, उससे संबंधित और कोई दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, वैसा का वैसा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उदाहरण अलंकार होगा। और उदाहरण अलंकार को स्पष्ट करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कुछ उपमावाचक शब्द आएंगे। क्या आएंगे? जैसे देखो, ज्यों, जिमी, जैसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, अपन एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से अपन इसको बिल्कुल स्पष्ट करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। अब इससे देखो, ये एक पंक्ति कही है। क्या कही है पंक्ति? देखो कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। उसके बाद में इसने क्या कहा? ज्यों तपी, याद रखना, ज्यों तपी मध्याह्न लो, असत होत है भान। ये देखो, अब इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? कि जो पंक्ति पहले कही है, मैंने क्या कहा? उदाहरण अलंकार क्या कहता है कि एक बात, जैसे इसने ये बात कही है कि जो पावे अति उच्च पद, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मान लो कोई ऊंचा पद प्राप्त करता है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, एक ना एक दिन उसका पतन है वो क्या होता है, जरूर होता है। ये बात कही है। अब ये कि ये बात इस सेंटेंस में लागू होती है कि नहीं होती है?
अब एक चीज़ आपको समझना, मैंने बताया था 3 उपमावाचक शब्द, ज्यों, जिमी और जैसे। देखो 3 आ गया, क्या आ गया, ये ज्यों शब्द आ गया। अब आपको यदि इसको उदाहरण को आपको ये याद है क्या, उपमावाचक शब्द याद है, तो भी आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो दूसरे में क्या कहा, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, जिस प्रकार सूर्य मध्य के समय, जब सूर्य धरती के बीचों बीच मध्य में आ जाता है, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, जब मध्य में सूर्य होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी देता है, तपता है, और असत होता है भान, और वही सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, मतलब उसकी गर्मी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। देखो पहली की वैसी बात दूसरी लागू हो रही नहीं हो रही। क्या कहा कि कोई व्यक्ति है वो यदि उच्च पद प्राप्त करता है तो उसका पतन जरूर होगा, तो उसी प्रकार सूर्य भी जीवन में एक बार जब मध्य में आता है तब ऊपर उठता है, और जब वो अस्त होता है तब वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो आप इसको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अपन दूसरा उदाहरण लेके इसको और स्पष्ट करेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, देखिए, पवन जगावत आग ज्यों, सबे सहायक सबल के। देखो दूसरा उदाहरण है, सबे सहायक, याद रखना, सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, निबल सहाय न कोई, निबल सहाय न कोई, निबल सहाय न कोई। देखो एक पंक्ति कही है, क्या पंक्ति कही है, जरा स्पष्ट करते हैं। देखिए, सबे, सबे मतलब सभी, सहाय मतलब सहायता करते हैं, सबल का मतलब मजबूत। इस पंक्ति में ये कहा है कि सभी लोग, यदि कोई व्यक्ति मजबूत होगा तो उस मजबूत व्यक्ति की सभी लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए क्या कहा, सबे मतलब सभी, सहायक मतलब सहायता करते हैं, सबल मतलब मजबूत की। कोई व्यक्ति मजबूत होगा, दमदार होगा, उसकी पहुंच होगी तो सब लोग उसके साथ में उसकी मदद करना चाहेंगे। तो क्या कहा, सबे सहायक सबल के, निबल, निबल का मतलब होता है जो बलहीन होता है बेचारा, जिसके पास इतनी ताकत नहीं होती है, तो निबल सहाय ना कोई, और उस निबल व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता है। बलवान व्यक्ति की सब कुछ सभी लोग सहायता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन निबल व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता है। जैसे देखो, पवन जगावत आग ज्यों, देखो पवन जगावत, पवन जगावत आग ज्यों, पवन जगावत आग ज्यों, दीपक ही बुझा, दीप ही बुझा, दीप ही बुझाए, दीप ही बुझाए। अब देखिए यहाँ इसको स्पष्ट और क्या कहा है कि पवन, जिस प्रकार पवन जगावत आग ज्यों, क्योंकि आग शक्तिशाली होती है और जब पवन चलती है तो उस आग को और जगाने का काम करती है और उसको जलाने का काम करती है। तो यही पवन तो यही है, लेकिन ये आग शक्तिशाली होने के कारण आग को तो क्या करती है, जलाने का काम करती है। और वही आग क्या करती है, दीपई दे बुझाए, दीपई दे बुझाए, दीपई दे बुझाए। अब उस दीपक को बिछा, दीपक अपने आप को कमजोर है और कमजोर होने के कारण वही आग उस दीपक को क्या करती है, बुझा देती। देखो पहले में क्या कहा कि सभी लोग, जो मजबूत होता है उसकी सहायता करते हैं, जो निबल होता है, बलहीन होता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है। जैसे ही क्या कहा, पवन जगावत आग को, आग शक्तिशाली है और शक्तिशाली होने के कारण वही पवन, ये जो पवन है ना, इस आग को जलाती है और बढ़ाती है। और दीप है ना, दीप, उस दीपक को यही पवन क्या करती है, आग इसमें भी है, देखो आग आग है, दीपक में भी आग है और इसमें भी आग है, लेकिन इस आग को तो ये शक्तिशाली होने के कारण पवन क्या कर देता है, और आग बढ़ा देता है। लेकिन ये दीपक बेचारा क्या है, कमज़ोर है, और दीपक में यदि आग जल रही है और पवन जोर से आएगी तो इस दीपक को क्या कर देगा, बुझा देगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण अलंकार में ये कहा है कि जो बात कही जाती, देखो ध्यान से सुनना, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए तथा इस बात को ज्यों, जिमी जैसे किसी उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। प्यारे छात्रों, कौन सा अलंकार, उदाहरण, मतलब कोई एक बात कही गई है, उस बात को उसी के समान दूसरी बात से क्या करना, स्पष्ट करना। जैसे हमने 2 उदाहरणों के माध्यम से इस चीज़ को क्या किया, स्पष्ट किया। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा अलंकार आता है, आपका फाइनल अलंकार है, या लास्ट में कह सकता हूँ। अलंकारों के अंदर आपके सिलेबस के हिसाब से 8 अलंकार है। कितने अलंकार हैं, 8। तो 8वां आपका जो अलंकार रहेगा वो आपका है बच्चों विरोधाभास अलंकार। पहले तो आप उसको नाम से स्पष्ट करेंगे अपन। नंबर 8 पे आप डालें हेडिंग
विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये भी अर्थ अलंकार का है, विरोधाभास अलंकार। अब देखो विरोधाभास नाम से ही कि ये किसी न किसी चीज का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो परिभाषा नोट करें, परिभाषा क्या कहती है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। देखो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, साधारण परिभाषा है, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। परिभाषा क्या कहती है, लिख रहा हूं मैं, वास्तविक विरोध, याद रखना, वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए, देखो वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए भी, क्या लिखा मैंने, वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए भी जब वाक्य में विरोध प्रकट किया जाए, जब वाक्य में विरोध प्रकट किया जाए, वहाँ याद रखना, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विशेष रूप से नोट करें, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से आपको समझ में आने वाली है। कैसे कि कोई चीज़ है उसका वास्तविक विरोध तो प्रतीत नहीं हो रहा है, वास्तविक विरोध तो प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है कि वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए भी, कोई वास्तविक विरोध तो है नहीं कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो एक वास्तविक विरोध हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए भी जब वाक्य में विरोध प्रकट किया जाए, अपने आप ही वहाँ क्या हो जाएगा, विरोध प्रकट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई एक सड़क निकल रही है और किसानों के खेत नष्ट हो रहे हैं, तो किसान हकीकत में विरोध करते हैं, वो तो होता है वास्तविक विरोध। लेकिन कभी कभार क्या है, अपने आप ही कोई विरोध हो जाता है, वास्तविक विरोध ना होते हुए। इसलिए लिखा मैंने कि वास्तविक विरोध प्रतीत न होते हुए भी जब वाक्य में विरोध प्रकट किया जाए, वहाँ कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में परिभाषा पूछी जा सकती है या एग्जाम में यूं भी पूछा जाता है कि विरोधाभास अलंकार के लक्षण क्या है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लक्षण और परिभाषा दोनों एक ही बात है। चलो उदाहरण के द्वारा विरोधाभास अलंकार को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए, क्या कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, 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 फिर भी देखो, फिर भी शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, क्या कहा, मैं फिर भी शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। बिल्कुल अच्छे से लाइन आपको समझ में आ गई है। ये लाइन है कवि हरिवंश राय बच्चन, किसकी लाइन है, आत्म परिचय एक गीत है, उस आत्म परिचय गीत के अंदर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। या नोट करें, शीतलवाणी, शीतल का मतलब क्या होगा, ठंडा। जब ठंडा आ गया है तो आग कहाँ से आएगी बच्चों, क्या आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ कोई विरोध तो नहीं है वास्तविक, लेकिन फिर भी इस वाक्य में क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है, और जिसके कारण हमें कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण है, मीठी लगे आँखियन, मीठी लगे आँखियन लुनाई, मीठी लगे आँखियन लुनाई। क्या कहा है दूसरी पंक्ति में बच्चों, यहाँ समझना। मीठी, देखो आपको पता है मीठी का मतलब मीठा होगा या कोई मीठी चीज़ होगी। मीठी लगे मतलब लगती है, आँखियन मतलब आँखों की, लुनाई मतलब नमक युक्त। लुनाई का मतलब यहाँ क्या होता है, नमक युक्त।
जिसमें नमक मौजूद हो। अब इसमें क्या कहा है कि मीठी लगे आँखी, अब आँखों की लुनाई है, वो तो आपको पता है, वो तो खट्टी होगी, मीठी तो होगी नहीं, नमक युक्त होगी। कैसी होगी? नमक युक्त। अब आँखों की लुनाई होती है, आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो कोई मीठे तो होते नहीं है। तो इसने क्या कहा? इसने कह दिया कि मीठी लगती है, आँखों की लुनाई है वो क्या लगती है? मीठी लगती है। तो यहाँ देखो, एक तो हो गया नमक युक्त और एक यह हो गया मीठा। तो दोनों चीज़ें तो साथ में हो नहीं सकती, या तो मीठी होगी या नमक युक्त होगी। इसलिए कहा कि वास्तविक विरोध तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जहाँ पर क्या प्रकट किया जाए, विरोध प्रकट किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? वहाँ पर होगा आपका विरोधाभास अलंकार। ये एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट एक उदाहरण के माध्यम से अपन और इसको स्पष्ट करेंगे। शुद्धि आए शुद्धि जाए। देखो तीसरा उदाहरण है शुद्धि आए शुद्धि जाए। देखो शुद्धि आए और शुद्धि जाए, ये दोनों ही शुद्धि शब्द है। देखो शुद्धि का मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी याददाश्त चली गई, उसकी क्या चली गई है? याददाश्त। तो ये शुद्धि आए, जब उसकी याददाश्त वापस आई तो शुद्धि चली गई। या शुद्धि का मतलब क्या है? उसकी बुद्धि है वो भ्रष्ट होगी। अब इस देखो ध्यान देना, या शुद्धि का मतलब होता है याद आना, या स्मृति वापस आना, या क्या आना? स्मृति वापस प्राप्त होना, स्मृति वापस प्राप्त होना। अब यहाँ तो उसकी शुद्धि आ रही है, याद आ रही है, मतलब वो कोमा में चला गया, उसकी याद आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी याद आने से उसकी शुद्ध बुद्ध खो देना, शुद्ध बुद्ध खो देना, मतलब वो व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति कोई काम ही नहीं पा। ऐसा थोड़ी होता है, जब किसी की स्मृति लौट आती है तो वो व्यक्ति काम करने लग जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति की स्मृति लौट आई और वो शुद्ध बुद्ध खो दिया, वो सवाल है ही नहीं उसमें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वाक्य में वास्तविक विरोध नहीं है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी कहीं पर क्या प्रकट किया जाए? विरोध प्रकट किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। अब आप वापस समझना, देखो अलंकार हमने दो प्रकार पढ़े थे, आपको प्रकार याद रखना है। अलंकार जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, ये अलंकार के हमने दो प्रकार पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था शब्दालंकार, कौन सा पढ़ा था बच्चों? शब्दालंकार। एक हमने पढ़ा था अर्थालंकार, कौन सा पढ़ा था? अर्थालंकार। आप नोट करें, शब्दालंकार में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 हमने पढ़ा था यमक अलंकार, और नंबर 3 हमने पढ़ा था सलेश अलंकार। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 4 पे हमने पढ़ा था उपमा अलंकार। नंबर 5 पे हमने पढ़ा था रूपक अलंकार। नंबर 6 पे हमने पढ़ा था बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 7 पे हमने पढ़ा था बच्चों उदाहरण अलंकार। और नंबर 8 पे अभी हमने कंप्लीट किया है विरोधाभास अलंकार। समझ में आ रही बात? तो हमने देखो कितने 1 2 3 4 और 5 तो पढ़े हमने अर्थालंकार के, और 3 हमने पढ़े शब्दालंकार के। इस प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक, या कह सकता हूँ आपके बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है, उस सिलेबस में एक टॉपिक आता है आपका अलंकार। उस अलंकार में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अलंकार क्या है, क्या बोले तो उसका शाब्दिक अर्थ बताना, अलंकार के लक्षण बताइए, या अलंकार की परिभाषा। तो लक्षण और परिभाषा दोनों बच्चों क्या होती है? एक। फिर ऐसा पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के, तो आपको 2 प्रकार बताने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनमें से परिभाषा पूछी जा सकती है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए, यमक अलंकार को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, और सलेश को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, किसी भी अलग आपको कम से कम प्रत्येक अलंकार की एक तो परिभाषा आनी चाहिए, उसकी पहचान क्या है, और एक उदाहरण आपको आना चाहिए। प्रत्येक विद्या, यदि आप अलंकार को कंप्लीट करना चाहते हो तो जितने मैंने 8 अलंकार बताए उनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, और कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 उदाहरण आए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम आपको एक उदाहरण तो आना ही चाहिए। हम जो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और आप भी अपने घर पर आराम से बैठकर इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप अपने हैंड्स नोट्स बनाएं, और यहाँ से भी आप ऑनलाइन क्लासों का पूरा उपयोग करें, ताकि अपने जीवन को आप आगे सफल बना सकें। धन्यवाद। कल और मिलेंगे नेक्स्ट एक और अच्छे टॉपिक के साथ।